हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि यदि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी बढ़ती हैं। यदि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती हैं। एक आवेश द्वारा अपनी स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, लेकिन यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकती है। उसके बाद देखिए कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निर्देश बिंदु पर निर्भर करता है। सामान्यतः अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, ठीक है। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 kr जूल। नेक्स्ट फिर है कि एक 90 वाट और 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पे जो है P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बाय R, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय P। R बराबर क्या होगा V स्क्वायर बाय P, ठीक है। यानी V का मान कितना है 30, तो 30 गुने 30 और बट्टा में कितना होगा 90, यानी ये हो जाएगा कितना तो 10 ओम, ठीक। तो R भी ये निकल गया आपको 10 ओम। उसके बाद देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है VI, तो I बराबर क्या होगा P बाई V, यानी 90 बट्टा में 30, यानी कितना तो 3 एम्पीयर। तो धारा का मान 3 एम्पीयर। अब देखिए V2 बराबर, तो V2 बराबर होता है V2 बराबर ये हो जाएगा 120 माइनस का 30, यानी 90 वोल्ट, ठीक है। तो V2 यहाँ से कितना निकल गया 90, तो V2 यहाँ से निकल गया 120 माइनस 30 यानी 90। तो R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा V1 बाई I, यानी 90 बाई 3, यानी 30 ओम। कितना 30 ओम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों के पुंज की प्रकृति होगी। बी ऑप्शन अपसारी। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पुंज की प्रकृति अपसारी होगी। एक ही दिशा में चलते हुए इलेक्ट्रॉनों के दो समानांतर बीम एक दूसरे को आकर्षित करेगी। एक इलेक्ट्रॉन अपने वेग के साथ विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की दिशा में प्रवेश करता है, तब इलेक्ट्रॉन का वेग कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेश के कारण उस पर लगने वाला बल उसकी गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार मंदता जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस के सामने लेंस के फोकस से 5 सेंटीमीटर एक वस्तु रखी है। वस्तु का लेंस के पीछे फोकस से परे 3f दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी, तो यहाँ पे देखें तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होगा 1/f, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए f बराबर कितना है x, तो u बराबर होगा -x और +5, ठीक। तो v बराबर होगा x + 3x यानी 4x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि आप उत्तल लेंस की फोकस दूरी को x मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा 1/4x माइनस 1/-x + 5 बराबर 1/x। सॉल्व कीजिएगा, x का मान यहाँ से 15 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि n बराबर 1.5, ठीक है, कि एक समतल अवतल लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता, तो n बराबर है 1.5, R1 बराबर कितना है -50 सेंटीमीटर, ठीक। R2 बराबर यदि आप अल्फ़ा मान ले तो 1/f बराबर होता है μ-1 इंटू 1/R2 -1/, ठीक है, 1/R1 -1/R2।
ठीक, तो इस पे रख दीजिए। तो 1/f बराबर क्या होगा, 1.5 माइनस 1 और 1/-50 माइनस 1/α। ठीक, तो यहाँ से p का मान क्या होगा, 0.5 इंटू 1/-50। ठीक है, 0.5 इंटू 1/-50, यानी p का मान यहाँ से निकल जाएगा 1/100 सेंटीमीटर, यानी p बराबर 1 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता कल्पना कीजिए कि एक हल्का ग्रह बहुत भारी तारे के चारों ओर r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल t से चक्कर लगा रहा है। यदि ग्रह व तारे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r⁵ के अनुक्रमानुपाती हो तब। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा आपको t² बराबर होता है 4π² r²/v²। ठीक, और t बराबर होता है 2πr/v। ठीक, तो t² बराबर होगा 4πr² इंटू r⁵3/2। ठीक, यानी ये हो जाएगा 4π² r⁵7/2/gm, यानी t² समानुपाती r⁵7/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, और समान अनुप्रस्थ काट के एक क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। पाइप के सबसे अधिक संकरे स्थान पर जल का ए ऑप्शन वेग अधिकतम होगा तथा दाब न्यूनतम होगा। तो असमान अनुप्रस्थ काट के एक क्षैतिज पाइप से जल बह रहा है। पाइप के सबसे अधिक संकरे स्थान पर जल का वेग अधिकतम होगा तथा वेग 0 होगा। ठीक है, तो देखिए, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर द्रव का प्रेशर हेड जो है काइनेटिक हेड या डेटम हेड का प्रति इकाई भार नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एल्कोहल का निर्जलीकरण का उदाहरण है संघनन अभिक्रिया। तो एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण विलोपन, यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया, देखिए विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, एल्कोहल जो है प्रोटिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करने पर पानी का एक अणु खोकर एल्कीन बनाता है। इन प्रतिक्रियाओं को डिहाइड्रोजनीकरण का एल्कोहल के निर्जलीकरण के रूप में जो है जाना जाता है। एल्कोहल का निर्जलीकरण 3 चरणीय तंत्र अनुसरण करता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का निर्माण और कार्बोकेशन का निर्माण और एल्कीन का निर्माण। फिर है कि बेयर अभिकर्मक है बी ऑप्शन, क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट। तो देखिए, क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन बेयर अभिकर्मक है। बेयर अभिकर्मक बैगनी रंग के विलयन के ठंडे पोटेशियम पर मैग्नेट के मैनोफोर का एक क्षारीय विलयन है। बेयर अभिकर्मक एक प्रबल जो ऑक्सीकारक है। और ठीक है, देखिए फेहलिंग विलयन का उपयोग पानी में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और कीटोन क्रियात्मक समूह के बीच अंतर करने के लिए और जो अपचायी शर्करा और अनअपचायी शर्करा के लिए एक परीक्षण के रूप में टॉलरेंस अभिकर्मक परीक्षण के पूरक के रूप में किया जाता है। बेनेडिक्ट अभिकर्मक जो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जो साइट्रेट और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का एक जटिल मिश्रण अभिकर्मक। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है किस अभिकर्मक के उपयोग द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं। 120 का सी, कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे टॉलेन अभिकर्मक का उपयोग द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं। टोलेन अभिकर्मक आमतौर पर कीटोन्स से एल्डिहाइड को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट आयन होते हैं। तो यहाँ पर होगा कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि फिनॉल का जिंक रज के साथ आसवन करने पर क्या बनता है, ए ऑप्शन बेंजीन। तो फिनॉल का जिंक रज के साथ आसवन करने पर बेंजीन बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s1 और 4s1 हैं। यह प्रदर्शित करता है 122 का ए यानी उसकी मूल अवस्था। तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है यह उसकी मूल अवस्था को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा अभिभाज्यता और अभिविन्यास के मापदंडों के आधार पर नियमों के एक सेट के तहत किसी तत्व की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिसे अभिविन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो है विन्यास लिखने का तरीका है 1s 2s 1s 2s, ठीक है। इस तरह से 1s 2s 2p 3s 3s, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए तो 1s 2s 3s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, उसके बाद देखिए 4d 5p 6s, फिर है 4f 5d 6p 7s, फिर है 5f और 6d 7p। 122 नंबर देखिए, 122 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता? तो सी ऑप्शन बेरियम नाइट्रेट। तो देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है यौगिक जो है अष्टक नियम का पालन नहीं करता, तो ये हो जाएगा। देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यौगिक जो अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। PCl5 में जो है PCl5 में जो है P परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन, P अपने संयोजी कोष में उपयुक्त जो है ऊर्जा के रिक्त D ऑर्बिटल्स बंध बनाने में उपयोग कर सकता है, अतः PCl5 अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि यौगिक में निम्नलिखित यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ पे देखिए तो आयरन Fe का ऑक्सीकरण यदि x मानते हैं तो क्या होने वाला है? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू पोटेशियम का 1 4 इंटू 1 प्लस x प्लस 6 सियान का होता है -1 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से x का मान होगा +2, ठीक। तो सियान का कितना होता है? सियान का होता है आपको -1, सियान का -1 और पोटेशियम का होता है +1 ऑक्सीकरण। उसके बाद देखिए Fe3, तो इसमें हो जाएगा 3x + 4, ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान होगा +8/3। उसके बाद इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा x + 5 और CO का होता है ऑक्सीकरण 0 बराबर 0। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, इसी में न्यूनतम आ रहा है। कहता कि जेनेटिक कोड मिलते हैं, ए ऑप्शन mRNA में। तो जेनेटिक कोड mRNA में मिलते हैं। आनुवंशिक कोड के गुण जो है त्रिक कोड, ठीक है, अस्पष्ट और सार्वभौमिक। विकृत कोड नॉन ओवरलैपिंग कोड, ठीक है, अल्प विराम रहित कोडन प्रारंभ करे और बंद करे विचारों में भिन्नता है। जेनेटिक कोड के उपयोग से जीवित कोशिकाएं आनुवंशिक सामग्री अर्थात DNA या mRNA अनुक्रम के भीतर जो है एनकोड की गई जानकारी का अनुवाद करती है। 226 नंबर उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया, तो बी ऑप्शन। तो देखिए उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया जो है ये RNA से DNA का निर्माण है। उसके बाद है ट्रांसक्रिप्शन, RNA के अणुओं में DNA जीनोम की एनकोडिंग है। उत्क्रम अनुलेखन प्रक्रिया में एंजाइम की एक श्रृंखला शामिल होती हैं जिन्हें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कहा जाता है और आनुवंशिक डेटा के प्रवाह में शामिल होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जो है रेंटोवायरस की आनुवंशिकी सामग्री से एनकोड किए गए एंजाइम है जो DNA में जो है रेंटोवायरस RNA के ट्रांसक्रिप्शन को उत्प्रेरित करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन RT-PCR का भी एक मूल तत्व। नेक्स्ट है कि इम्यूनो अम्लों, प्रोटीन्स तथा यूरिया के निर्माणों में उपस्थित नाइट्रोजनीय क्रियात्मक समूह होता है, सी ऑप्शन NH2। इम्यूनो अम्लों, प्रोटीन्स तथा यूरिया के अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजनीय जो है क्रियात्मक समूह NH2 है, ठीक है। एल्कोहल का
ऋणात्मक समूह OH है, एल्डिहाइड का RCHO, कीटोन का R-C, R डबल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बोक्सिलिक का होता है RCOOH, ठीक। एस्टर का होता है RCOOR, ठीक है। ईथर का होता है ROR, ठीक। और एमाइड्स का होता है RCONHR-, और नाइट्राइल्स का होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। नेक्स्ट, यदि तापक्रम को 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो विकर क्रिया की दर, तो ए ऑप्शन, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। यदि तापक्रम को इतना से इतना तक बढ़ाया जाए तो विकर क्रिया की दर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। नेक्स्ट है कि फ्यूकोजेंथिन मुख्य वर्णक हैं, बी ऑप्शन, यानी फियोफाइसी, भूरे सवाल। तो फ्यूकोजेनेथिन फियोफाइसी का मुख्य वर्णक है। भूरे सवाल की विशेषता है कि सरल तंतु रूपी से सघन शाखित विशालकाय होते हैं, और संचित जो भोजन ये लेमिनेरिन अथवा मैनिटोल स्टार्च होता है। क्लोरोफिल A व C पाया जाता है, और जेंथोफिल जो है फ्यूकोजेंथिन के अनुपात के कारण भूरा रंग जो है विभिन्न शेड का होता है। उदाहरण है लेमेनेरिया, शारगाशम और फ्यूकस आदि। लाल शैवाल की विशेषता है कि सूक्ष्मदर्शीय, कुछ बहुकोशिकीय एवं जटिल संरचना वाले होते हैं, और संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, ठीक है। क्लोरोफिल A व D पाया जाता है। आर फाइकोइरिथीन वर्णक के कारण लाल रंग, और एवं उदाहरण में है आपको ग्रेसेलिया, पोरफायरा और जिलीडियम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह पाचन में सहायक हैं, तो ग्रहणी के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन के। तो ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह ग्रहणी के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन के पाचन में सहायक है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। पेप्सिन गैस्ट्रिक इस द्वारा जो है स्रावित होता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय रस द्वारा स्रावित होता है, और यकृत पित्त रस जारी करता है जो पित्ताशय में होता है। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में मदद करता है। निम्नलिखित में से कहता है थैलोक्वाइड किस में पाया जाता है? 131 का सी, हरित लवक में। थैलोक्वाइड हरित लवक में पाया जाता है। थैलोक्वाइड हरित लवक में पाया जाता है। थाइलोक्वाइड कहता है स्ट्रोमा के अंदर परतदार रचनाएं पाई जाती हैं जिनकी ग्रेनम कहते हैं जिन्हें, और प्रत्येक ग्रेना में सिक्कों के ढेर के समान छोटी छोटी रचनाएं होती हैं। इस प्रकार की प्रत्येक रचना को जो है थाइलोक्वाइड ग्रेनम पट्टालिका कहते हैं। और थैलेक्वाइड की कला पर छोटे छोटे दाने उपस्थित होते हैं जिन्हें क्वांटसोम कहते हैं। फिर है डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं, ए ऑप्शन, ट्रांसपोजोन। तो डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंड को ट्रांसपोजोन कहते हैं। ट्रांसपोजोन को जंपिंग जीन के रूप में जाना जाता है। ट्रांसपोजोन जो प्राकेंद्रिकी और सुकेंद्रिकी जीवों वो दोनों के जीनों में पाए जा सकते हैं। रिकॉन पुनर्संयोजन की सबसे छोटी इकाई अर्थात एक जीन के भीतर जो पुनर्संयोजन सक्षम स्थान होती हैं। सिस्टोन आधार अनुक्रमों से एक डीएनए खंड है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला टीआरएनए, एमआरएनए और या आरआरएनए अणु के लिए कूट लेखन करता है। नेक्स्ट है कि कौन से वसीय अम्लों से उत्तकों में स्थानीय हार्मोन्स का काम करने वाले पदार्थ व्युत्पन्न होते हैं? बी ऑप्शन, एरेकिडोनिक अम्ल। तो एरेकिडोनिक जो है ये वसीय अम्लों से उत्तक में स्थानीय हार्मोन का काम करने वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। उसके बाद देखिए कहा कि वसीय अम्ल की ऊर्जा भंडारण झिल्लियों में संरचनात्मक घटकों और स्थानीय हार्मोन और ट्रांससेलुलर के अग्रदूतों में भूमिका निभाते हैं। वसीय अम्ल के गुण है कि अम्लता यानी फैटी एसिड में समान अम्लता होती है। हाइड्रोजनीकरण तो असंतृप्त वसीय अम्ल जो वासी होने के खतरा होता है। फिर है कि ऑटो ऑक्सीकरण और संतृप्त वसीय अम्ल हवा और ट्रेस धातुओं की उपस्थिति में एक रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं जिसे ऑटो ऑक्सीकरण कहा जाता है।
फिर है कि ओजोनोलिसिस और संतृप्त वसीय अम्लों में ओजोन द्वारा क्षरण होने की उच्च संभावना होती है। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है, तो बी ऑप्शन, यानी यह मध्यावस्था में। तो सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन मध्यावस्था में होता है। सूत्री विभाजन के मेटाफेज में निम्न घटक होती हैं। गुणसूत्र के जोड़े खुद को इस प्रकार संरेखित करती हैं कि कोशिका का केंद्र और प्रत्येक सेंट्रोमियर प्रत्येक ध्रुव से एक जो है स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाए। फिर सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संगति गुणसूत्र बन जाते हैं। समसूत्री विभाजन एक सतत प्रक्रिया है जिनमें 5 चरणों में बांटा गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनी। फिर पार्श्व विभोजोत्तक से वृद्धि होती है, ए ऑप्शन, मोटाई में। पार्श्व विभोजोत्तक से मोटाई में वृद्धि होती है। और विभोजोत्तक उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। शीर्ष विभोजोत्तक, इसकी विशेषता जड़ों और अंकुरों की युक्तियों पर जो मौजूद रहता है, पौधों की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। इंटरकैलरी विभोजोत्तक, इसकी विशेषता पत्तियों या इंटरनोड्स के आधार पर स्थित होता है, इंटरनोड्स की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। पार्श्व विभोजोत्तक, इसकी विशेषता है कि यह पार्श्व की ओर तने और जड़ों में स्थित होता है, तने का घेरा बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि हम किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया की दर को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन की दर प्रति इकाई समय में बनने वाले उत्पाद की मात्रा से व्यक्त की जा सकती है। भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन परिवर्तित नहीं होते हैं। एक रासायनिक प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें अभिकारक अणुओं के भीतर जो बंधन टूट जाते हैं और एक नया पदार्थ बनाने के लिए उत्पाद अणुओं के भीतर नए बंधन बनते हैं। परमाणु या आयन या अणु जो प्रतिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। बनने वाला नए परमाणु या अणु उत्पाद है। रासायनिक प्रतिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करती है। फिर है कि मुख्य अक्ष 2 अपवर्तक सतहों को कहाँ काटता है, ए ऑप्शन। तो देखिए, मुख्य अक्ष 2 अपवर्तक सतहों को अग्र शीर्ष और पिछला शीर्ष पर काटता है। ठीक है, तो ध्रुव और वक्ता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह प्रतिबिंब बिंदु जिसके लिए वस्तु अनंत पर ही फोकस कहलाता है। नेक्स्ट कहता है कि रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन द्वारा स्रावित होता है, बी ऑप्शन, यानी पैराथायराइड ग्रंथि। तो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पैराथायराइड हार्मोन एक छोटा प्रोटीन है जो कैल्शियम और फास्फेट होम्योस्टेसिस साथ ही हड्डी फिजियोलॉजी को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड हार्मोन का प्रभाव जो कैल्सिटोनिन के विपरीत होता है। ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ाने का काम करता है। ग्रोथ हार्मोन, जिसे मानव विकास हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, एक जो है पेप्टाइड हार्मोन है जो मनुष्यों और अन्य जानवरों में विकास, कोशिका प्रजनन और कोशिका पुनर्जनन की उत्तेजित करता है। थायरॉक्सी हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। यह आयोडीन युक्त हार्मोन है। जैसे कि ठोसों में ध्वनि के अनुदैर्ध्य तरंगों की गति तरल पदार्थों की तुलना में अधिक क्यों होती है, तो सी ऑप्शन। ठोसों में गैसों की तुलना में जो है बल्क मापांक और घनत्व अधिक होता है, लेकिन घनत्व में वृद्धि की तुलना में बल्क मापांक में वृद्धि अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए, ठोसों में ध्वनि की चाल द्रव एवं गैसों की तुलना में अधिक होती है। यानी ध्वनि की चाल जो है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए आमतौर पर किसका यूज करते हैं, नरम लोहा। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए ट्रांसफार्मर का कोर नरम लोहे से बना होता है। ट्रांसफार्मर के कोर का उपयोग ट्रांसफार्मर्स के प्राथमिक कॉइल द्वारा उत्पादित फ्लक्स को ट्रांसफार्मर के द्वितीय जो कॉइल में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नरम लोहे उच्च पारगम्यता होती हैं, इसलिए यह प्राथमिक कुंडल के चुंबकीय प्रवाह को द्वितीय कुंडल
से पूर्ण जुड़ाव प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में जो परिवर्तित करना होता है। 141 कहता कौन सा तत्व गैस नहीं है? डी ऑप्शन। तो देखिए पारा एक जो है द्रव धातु है, कैल्शियम ठोस धातु है। कुल 11 तत्व गैसें हैं जो कमरे के तापमान पर पाए जाते हैं। यह है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। पारे का उपयोग धातुओं के अमलगम के निर्माण में, सिंदूर के निर्माण में, मरकरी वाष्प लैंप बनाने में, थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि में। कहता कि कौन सा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की एक विधि है? बी ऑप्शन, यानी काष्टीकरण प्रक्रिया। तो काष्टीकरण प्रक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की विधि है। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन जो है केल्नर सेल में सोडियम क्लोराइड NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। केल्नर सेल विधि में मरकरी कैथोड तथा कार्बन ग्रेफाइट की छड़ एनोड पर कार्य करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्रण विलयन में CO2 गैस जो है प्रवाहित करने पर धोवन सोडा प्राप्त होता है, यानी 2NaOH + CO2, ये होता है Na2CO3 + 2H2। क्या होता है जब क्षार धातुएं नम हवा के संपर्क में आती हैं? बी ऑप्शन, ऑक्साइड का निर्माण। जब क्षार धातुएं नम हवा के संपर्क में आती हैं तो ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, क्षार धातुएं बहुत सक्रिय होता है। जब यह जल से अभिक्रिया करता है तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। नेक्स्ट फिर है कि ट्रांस यूरेनियम तत्वों के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ई ऑप्शन। तो देखिए ट्रांस यूरेनियम तत्वों के बारे में विकल्प में सभी सत्य हैं। ट्रांस यूरेनियम के बारे में सत्य है कि परमाणु क्रमांक जो है ये 92 से बड़ा होता है, यूरेनियम के बाद का तत्व है और रेडियोधर्मी रूप से क्षय होते हैं क्योंकि वे अस्थिर हैं। आवर्त सारणी में ट्रांस यूरानिक तत्वों की संख्या 26 है। ट्रांस यूरानिक तत्व परमाणु संख्या 93 से शुरू होते हैं और परमाणु संख्या 118 पर समाप्त होते हैं। 93 प्रोटॉन में 7 नेपच्यूनियम पहला ट्रांस यूरेनियम तत्व है जो आवर्त सारणी पर यूरेनियम के ठीक दाईं ओर स्थित है। ट्रांस यूरेनियम तत्वों के आइसोटोप सामान्य तरीके से रेडियोधर्मी होते हैं। वे अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणों का उत्सर्जन करके क्षय करते हैं और वे अनायास विखंडित भी हो जाती हैं। ट्रांस यूरेनियम 239 का उपयोग परमाणु हथियारों में किया जाता है और प्लूटोनियम 238 का उपयोग अंतरिक्ष जांच और अन्य उपकरणों में किया जाता है जिनके लिए लंबे समय तक चलने वाली बिजली स्रोत की आवश्यकता होती है। क्यूरियम 244 का उपयोग कुछ पोर्टेबल एक्सरे उपकरण में गामा विकसित के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट रॉबर्ट बॉयल के नियम के अनुसार कहता कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए रॉबर्ट बॉयल के अनुसार अम्ल का गुण नहीं है कि यह स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला नहीं करता है। अम्ल के निम्न गुण है कि यह स्वाद में खट्टा होता है। यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन मुक्त करता है। यह प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यह फिनोल्फथालीन को रंगहीन कर देता है। यह मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। कवक किस प्रकार के जीव हैं? तो देखिए कवक जो है आमतौर पर सेप्रोफाइट्स होते हैं जो मृत और सड़ने वाले पदार्थ पर निर्भर करते हैं। जानवर विषमपोषी होते हैं अर्थात वे पौधों से प्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी या परोक्ष रूप से मांसाहारी भोजन प्राप्त करते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं कवक विज्ञान माइकोलॉजी कहलाता है। कवक पर्णहरिम रहित, संवहन उत्तक रहित एवं केंद्रक युक्त होते हैं। कवक में जनन प्रायः यह बीजाणुओं द्वारा होता है। कवक अपने परजीवी से भोजन चुस्कांक द्वारा ग्रहण करते हैं। कौन सा आनुवांशिकी विकार है? सी ऑप्शन। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मांसपेशी प्रणाली का एक जो आनुवांशिकी विकार है। इससे कंकाल की मांसपेशियों का प्रगतिशील अधपतन होता है और मांसपेशियों का ह्रास होता है। इससे रोगियों का जीवन काल अक्सर छोटा हो जाता है। मस्कुलर
डिस्ट्रॉफी ज़्यादातर जीन के उत्परिवर्तन के कारण होता है जो मांसपेशियों की संरचना एवं कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। आनुवंशिकी विकार के प्रकार जो है देखिए मेंडेलियन विकार, यह विकार जो है जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है और वंशावली विश्लेषण द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। सबसे कम मेंडेलियन विकार देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिल ऑटोसोमल रिसेप्टिव है और हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है और एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है। क्रोमोसोम विकार, ये विकार जो है गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में किसी भी परिवर्तन के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र 21 का जुड़ना, ये ट्राइसोमी कहलाता है और टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति में होता है। कोलेनफेल्टर सिंड्रोम ये एक एक्स गुणसूत्र का जोड़ा जो है XXY। देखिए नाभि की संरचना के बारे में कौन सा कथन गलत है? बी ऑप्शन। तो देखिए नाभि की संरचना में जो है बी कथन गलत है। केंद्रिका प्रोटीन एवं RNA के बने होते हैं। फिर है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। केंद्रक के 4 भाग हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागा। कहता है कोशिकांग जो है प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कार्य इस प्रकार है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों की पैकेजिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्राणु की एक्रोसोमल कैप एक अत्यधिक विशिष्ट लाइसोसोम है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा निर्मित होती हैं। सामग्री आमतौर पर प्रोटीन को गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा स्रावित या पुटिकाओं में पैक करते हैं। फिर है कि प्लाज्मा झिल्ली पर मौजूद अणु रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उत्पन्न होते हैं और अंततः गोल्जी के माध्यम से प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचते हैं। जब स्रावी पुटिकाएं प्लाज्मा झिल्ली के साथ विलीन हो जाते हैं, पादप कोशिकाओं के विभाजन के बाद जो है कोशिका के मध्य क्षेत्र में पदार्थ के जमाव से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन सामग्रियों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लाभकारी कीट नहीं है? ए दीमक लाभकारी कीट नहीं है। दीमक के आंत में उपस्थित जो है ट्राइकिनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोअन सेलुलोज के पाचन में सहायक करता है। लाभकारी कीटों में रेशम कीट, मधुमक्खी तथा लाख कीट महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। मधुमक्खी सामाजिक एवं बहुरूपी कीट हैं और हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहती हैं। मधुमक्खी के बहुरूपी सदस्य 3 प्रकार के होते हैं: एक बड़ी सी रानी मक्खी, 100 नर मक्खियाँ या ड्रोन्स, हजारों की संख्या में छोटी श्रमिक मक्खियाँ। मधुमक्खियों में सूचना प्रसारण नाच, बी एंड डांस द्वारा होता है। मधुमक्खियों के नृत्य को हनी बी डांस कहा जाता है। मधुमक्खी के नाच की व्याख्या करने के लिए कार्ल वॉन फ्रिंस को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।